जी सर। बताइए ना प्लीज। सर जो एक्टिव डिसीज होती है सर मोस्टली थ्री टाइप्स की होती हैं। इसमें एक हम्म होती है सर इंडिविजुअल, दूसरी होती है स्पोरोडिक और तीसरी होती है सर एपिडेमिक। हम्म जो इंडिविजुअल होती है सर वो पर्टिकुलर, हर कैंडिडेट की पर्टिकुलर अलग अलग होती है। हम्म और सर जो स्पोरोडिक होती है वो सम मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग पर्सन में होती है सर एक साथ, हम्म मतलब बहुत सारी जगह पर एक साथ होती है वो। जो सर स्पोरैडिक। एपिडेमिक, क्या सर? स्पोरैडिक बहुत सारी जगहों पर होती है ना। हाँ सर। अच्छा। और सर जो एपिडेमिक होती है सर वो पर्टिकुलर एरिया पर लार्जेस्ट मेंबर को होती है, यानी बहुत सारे पेशेंट एक ही एरिया में हो। अच्छा, तो फिर स्पोरैडिक और एपिडेमिक में क्या अंतर है? सर स्पोरोडिक यानी अलग अलग जगहों पर मिलते हैं पेशेंट उसके, जैसे हम्म कि स्टेट वाइज हो या फिर जिले वाइज हो, अलग अलग जिलों में पेशेंट ज्यादा हो। और हम्म और जो सर ये एपिडेमिक होती है ये पर्टिकुलर एक ही जिले में जाए, महामारी की होती है, इस तरह से होती है जैसे किसी एक जिले में हो जाए या पर्टिकुलर किसी एक गांव में आ जाए। हम्म ठीक है। और किसी ने और वहां तैयार पे किया है आपने? पॉपुलेशन, ज्यादा पॉपुलेशन में होती है सर एपिडेमिक डिसीज, लोकल में होती है यानी एक ही एरिया में, पर ज्यादा पॉपुलेशन में होती है। जी। और किसी ने तैयार किया है? आपने बहुत अच्छा बताया, लेकिन और किसी ने तैयार किया है या किसी ने पढ़ा हो इसके बारे में? Yes, जी बताइए ना। जो एक्यूट डिसीज जो होती हैं कि ये एक्यूट डिसीज आर डिसीज विच आर कॉज्ड बाय ट्रांजिएंट एक्सप्लोजन ऑफ द लेटेंट सोरा। जो हम्म लेटेंट सोरा होता है अपना, जब वो एक्सप्लोजन में आता है, मतलब किसी एक्साइटिंग कॉज की वजह से जब वो एक्सप्लोजन बाहर आता है तभी एक्यूट डिसीज आती हैं। और हम्म इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं जैसे कि ये सडन ऑनसेट, ये जल्दी आती हैं और हम्म रैपिड प्रोसेस रहता है इनका, जल्दी हम्म स्पीडली फैलती हैं। और हम्म फिनिश कोर्स, उनका जो कोर्स होता है वो जल्दी खत्म हो जाता है। और हम्म उनका जो टाइम पीरियड रहता है वही बिल्कुल फिक्स्ड रहता है मैक्सिमम में। हम्म और हम्म या तो वो टर्मिनेट हो जाती हैं या तो वो चली जाती हैं, और तो फुल रिकवरी हो जाती है या तो कंप्लीट रिकवरी हो जाएगी पेशेंट की, या फिर उसकी हम्म डेथ हो जाएगी। और हम्म इसके तीन टाइप हैं, जैसे कि प्रीतम सर ने बताया कि इंडिविजुअल, स्पोरेडिक और एपिडेमिक। तो हम्म इंडिविजुअल क्या होता है कि इनमें जो ये वो डिसीज होती हैं जो इंडिविजुअली होती हैं पर्सन को, उसके हम्म खुद उसमें जो सिम्टम्स आते हैं वो उसके मतलब डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं बाकियों से, उसके खुद के हम्म सेल्फ सिम्टम्स रहते हैं। और इसमें क्या रहता है, जो दूसरी वाली होती है वो स्पोरेडिक होती है। उसमें क्या होता है कि दीज आर दो डिजीजेस विच अटैक सेवरल पर्सन एट द सेम टाइम, जो कई सारे लोगों को एक ही टाइम पे अफेक्ट करती हैं, लेकिन हम्म उनके जो कॉज होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि हम्म क्लाइमेट्रिक हो जाएगा, अर्थी हो जाएगा, सॉइल वाटर। और हम्म एक जो फिर उसके बाद जो एपिडेमिक डिसीज होती हैं, इनमें क्या होता है, ये और स्पोरेडिक में बस यही डिफरेंस है कि ये डिसीज भी, दी आर दो डिसीज इन विच मैनी पर्सन अफेक्टेड, बहुत सारे पर्सन अफेक्ट होते हैं, बट इसमें जो कॉज होता है वो सेम होता है। स्पोरेडिक में जो कॉज जो कॉज होता है। होता है और हाँ। इसमें कॉज सेम रहता है। जैसे कि डिसीज पॉपुलेशन में, मतलब कोई जैसे जो अभी ये चल रहा है अपना कोरोना कोरोना चल में। रहा है। यस सर। तो फ्लड से या फिर कोई बाढ़ वाड़ आ जाए इस टाइप में। हम्म ठीक है। ठीक है, वेरी गुड। आपने एक और पॉइंट ऐड कर दिया इसमें, और यही उसको कंप्लीट करता है कि एपिडेमिक जो होता है वो सिंगल सोर्स से आता है। एक ही सोर्स है जिसकी वजह से सभी के सभी बीमार होते हैं। जबकि स्पोरैडिक में वो सिंगल सोर्स नहीं हो सकता, अलग अलग सोर्सेस से आ सकता है। ठीक है। तो और किसी ने प्रिपेयर किया है? मानसी, शुभम, लालचंद यादव, नदीम, रुचि, मनीषा गुप्ता, सरिता, सरिता शर्मा, गरिमा, किसी ने तैयार किया है? पुष्पेंद्र सिंह, आकांक्षा। ठीक है। ठीक है, तो हम आज के एफोरिज्म से शुरुआत करते हैं, और जैसा कि आप दोनों ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, उसी चीज को हम अब एफोरिज्म्स में देखते हैं और देखते हैं कि डॉक्टर हनीमन क्या कहते हैं।
तो एफोरिज्म 73, अभी पहले हमने जो पढ़ा था 72 में, वो ये था कि डिजीजेस कितने टाइप के हो सकते हैं। तो 72 में उन्होंने हमको बताया था कि डिजीजेस बेसिकली केवल 2 ही किस्म की आ सकती हैं हमारे पास। एक होगा जो एक्यूट डिजीज होगा और एक होगा वो जो क्रॉनिक डिजीज होगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक्यूट डिजीजेस और क्रॉनिक डिजीज के फीचर्स बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप एलोपैथिक टर्मिनोलॉजीज के हिसाब से अगर आप एक्यूट और क्रॉनिक को समझते हैं तो उनका जो डेफिनेशन है एक्यूट का, उनका डेफिनेशन केवल टाइम बाउंड डेफिनेशन होता है। यानी अगर कोई डिजीज कम समय से, तो उसको वो एक्यूट मानते हैं, और अगर कोई डिजीज बहुत लंबी पुरानी डिजीज हो गई तो उसको वो क्रॉनिक डिजीज मानते हैं। जबकि उसके जो फाइनर शेड्स हैं उनको वो लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। फाइनर शेड्स क्या है? अभी जैसे फाइनर शेड्स क्या होते हैं, जैसे कि एक्यूट में हम देखते हैं कि इट शुड बी सडन इन ऑनसेट, टाइम से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। टाइम इज वन ऑफ द फीचर्स, बट वो पूरा का पूरा एक्यूट डिजीज को डिफाइन नहीं करता। इट शुड बी रीसेंट ओरिजिन, सडन इन ऑनसेट, परसेप्टिबल बिगिनिंग होना चाहिए, रैपिड कोर्स होना चाहिए, वॉयलेंस होना चाहिए उसके अंदर, जो अपना कोर्स क्विकली फिनिश करे, मॉडरेट टाइम में फिनिश करे, खुद ब खुद वो खत्म हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, या तो रिकवर हो जाए या फिर पेशेंट की डेथ हो जाए। तो ये जो सिम्टम्स, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये एक्यूट डिजीज को डिफाइन करते हैं। सिमिलरली क्रॉनिक डिजीज के लिए भी केवल कोई डिजीज केवल कोई डिजीज केवल कोई डिजीज अगर पुराना हो गया है या वो ज्यादा समय का हो गया है तो उसको आप क्रॉनिक डिजीज नहीं बोल सकते, बट यस इट इज वन ऑफ द फीचर्स। पर उसके बाकी के फीचर्स क्या है? ग्रेजुअल ऑनसेट होना चाहिए, इम्परसेप्टिबल बिगिनिंग होना चाहिए, यानी पता नहीं चलना चाहिए कि कब शुरू हुआ, स्लो कोर्स होना चाहिए, लाइफ लॉन्ग सफरिंग होगी उसके अंदर, अपना कोर्स ये कभी भी खुद ब खुद फिनिश नहीं करेगा, खुद ब खुद ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा, इसको टर्मिनेट करने के लिए मेडिसिनल हेल्प लगेगी, और ये हमेशा और हमेशा उस व्यक्ति के जीवन को और ज्यादा दुखदाई बनाता है। और अल्टीमेटली ये एंड कब होता है? जब पेशेंट की लाइफ एंड होती है, तब ये भी एंड हो जाता है, ठीक है। एक्यूट में आपके पास चांसेस हैं, पेशेंट के पास या तो रिकवरी होगी या डेथ होगा, जबकि क्रॉनिक में क्रॉनिक में वो चांस नहीं होता, क्रॉनिक में डेथ होगा अगर उसको रिकवर नहीं किया गया तो। एक फीचर और है कि एक्यूट में जनरली आपको तो सब इन्फ्लेमेटरी ओरिजिन का होता है। एक सेकंड जरा एक्सक्यूज करिएगा। हेलो हेलो हेलो। तो एक्यूट में जनरली सब कुछ एक इन्फ्लेमेटरी ओरिजिन का होता है, जबकि क्रॉनिक में एकदम प्योर इन्फॉर्मेशन नहीं होता, उसके साथ साथ में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे इंड्यूरेशन होगा या अल्टरेशंस होंगे या कुछ भी, किसी भी अलग तरह की पैथोलॉजी डेवलप हुई होती है। तो एक्यूट में मैक्सिमम टाइम्स केवल फंक्शनल चेंजेस होते हैं। यही कारण होता है कि एलोपैथिक मेडिसिन जो है वो एक्यूट में तो काफी बेहतर काम कर देती हैं या उसको पेशेंट को रिलीफ दे देती हैं, बट क्रॉनिक में एकदम फिसड्डी साबित होती है। क्रॉनिक केसेस में वो बिल्कुल काम नहीं कर पाते, बिल्कुल उनके पास कोई ट्रीटमेंट ही नहीं हो जाता। तो वो केवल और केवल उस इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल कर पाते हैं, जबकि क्रॉनिक में जहां पर डिजीज के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं, जहां पर कहीं फंक्शनल म्यूटेशन हुआ है, वहां पर वो लोग कुछ भी हेल्प नहीं कर पाते। एक सेकंड है जरा। हेलो, नमस्ते। हाँ मौर्य जी, मैं जरा अभी एक क्लास ले रहा हूँ, तो 1 घंटे में करेंगे कॉल, 5:30 बजे तक। हाँ ठीक, ये नंबर पे नेटवर्क रहेगा आपके? अच्छा ठीक है, कर लीजिएगा 5:30 बजे। ठीक, ओके। ठीक है, तो
आई होप आप लोग एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज के बीच का डिफरेंस आप लोग समझ पाए होंगे। कोई डाउट है इसमें? नो डाउट सर। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस एक्यूट के कितने प्रकार होते हैं। एज रिगार्ड्स एक्यूट डिजीजेस, अगर हम एक्यूट डिजीज की बात करें, they are either of such a kind as attack human beings individually। ऐसे एक्यूट डिजीज हैं जो व्यक्ति को इंडिविजुअली अफेक्ट करते हैं। the exciting cause being injurious influences to which they were particularly exposed। और इंडिविजुअली जो भी एक्यूट डिजीज किसी को अफेक्ट करता है वो क्या हो सकता है? वो कुछ ऐसे एक्साइटिंग कॉजेस हो सकते हैं जिनसे वो एक्सपोज हुए हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल, किसी को एक्सेस इन फूड हो सकता है, बहुत ज्यादा खाना खा लिया है, बहुत ज्यादा मिर्च मसाले वाला खाना खा लिया है, नींद पूरी नहीं हुई है, थकान बहुत ज्यादा हो गई है, या उनको उनको अकेले को ठंडी बहुत ज्यादा लग गई है ना, उनको कोई चोट वोट लग गई है, तो ये सब एक्यूट में आ जाते हैं। ये सब इंडिविजुअल एक्यूट डिजीज में आ जाते हैं। एक्सेस इन फूड और एन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ इट, अगर उसको खाना नहीं मिला तो भी उसको प्रॉब्लम हो सकती है। सीवियर फिजिकल इंप्रेशंस, चिल्स, ओवर हीटिंग, बहुत ज्यादा गर्मी लग गई, बहुत ज्यादा ठंडी लग गई, डिसिपेशन हो गया, स्ट्रेन्स आ गए इस तरीके के, या फिर कोई फिजिकल इरिटेशन हो गया, कोई मेंटल इमोशंस आ गए, जैसे कोई ग्रीफ आ गया या कोई सडन शॉक आ गया, and the like are exciting causes of such acute febrile affections. In reality, however, they are generally only a transient explosion of latent sora। Transient का मतलब क्या होता है? कुछ क्षण के लिए, कुछ देर के लिए उनका जो लेटेंट सोरा है, जो सोरा अंदर छुपा हुआ है, लेटेंट का मतलब होता है जो दबा हुआ रहता है, जो पूरी तरीके से हावी नहीं है, तो जो लेटेंट सोरा है वो कुछ देर के लिए प्रभावित हो गया, कुछ देर के लिए वो एक्साइट हो गया, और जिसकी वजह से इस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं। which spontaneously return to its dormant state if the acute diseases were not of too violent a character and were soon quelled। अगर वो बहुत ज्यादा वायलेंट नहीं हुए तो ये जो अल्टरेशन हुआ होगा, जो ये इंडिविजुअल एक्यूट डिजीज आया होगा, ये ऑटोमेटिकली वापस से रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? यहाँ तक कोई डाउट है? सेकेंड टाइप जो आता है, जी बोलिए। डिसिपेशन स्ट्रेस स्ट्रेन मतलब सर क्या हो गया? जो आपने बोला था डिसिपेशन स्ट्रेन। स्ट्रेन? जी सर। स्ट्रेन के पहले आप क्या बोल रहे हैं? सुनाई नहीं दे रहा है। सर डिसिपेशन, जो डिसिपेशन आगे वर्ड लिखा है ना, इसका मतलब क्या था? डिसिपेट, जी डिसिपेशन। सर। जी सर। डिसिपेशन का मतलब होता है नष्ट करना। ऐसा कोई चीज जो जो उनके स्वास्थ्य को जिसने नष्ट किया हो। कोई ऐसा स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब हो गया स्ट्रेस, यानी एंजाइटी हो गया, है ना, किसी तरीके का ग्रीफ हो गया, किसी तरीके का शॉक हो गया, कोई ह्यूमिलिएशन हो गया, कोई भी इमोशनल फैक्टर जिससे उनको परेशानी हो जाए, जो उनके स्वास्थ्य को प्रभावित कर दे। जी सर। ओके। तो एक तो हो गया इंडिविजुअल। नेक्स्ट क्या आता है? और they are of such a kind as attack several persons at the same time here and there। छिटपुट लोगों को यहाँ वहां अफेक्ट कर रहा है, कुछ लोग यहाँ पर अफेक्टेड है, कुछ लोग वहां पर अफेक्टेड है। by means of meteoric और टेलोरिक influences। मेटोरिक और टेलोरिक क्या होता है? मेटोरिक और टेलोरिक क्या होता है, कोई बताएगा? हेलो, कोई है? मेटोरिक और टेलोरिक क्या होता है? ठीक है,
नहीं आता है तो बोलिए, है ना, तो मैं बताऊंगा आप लोगों को। आइडिया नहीं है सर। हाँ तो बोलिए ऐसे। तो जी मेट्रिक सर। अभी आपने पढ़ा होगा ना ये सब। आप लोगों ने ये एफोरिज्म तो कम से कम पढ़ा ही होगा, ये 3 एक्यूट टाइप्स देखने के लिए। ये मैं जानबूझकर इसीलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं सब मेरा काम क्या है, मैं चाहता हूँ मेटरिक कि मैं आपको, एटमॉस्फेरिक एजेंट्स जो होते हैं उनको मेटरिक। मैं केवल ये नहीं चाहता कि आप लोगों को ये एफोरिज्म समझ में आ जाए और मेरा काम खत्म हो जाए। मैं ये भी चाहता हूँ साथ ही साथ कि मैं आप लोगों को ऐसे तरीके बता दूं जिससे कि आप अपने सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, आप लोगों को पता चल सके कि एक्चुअली पढ़ना कैसे है, एक्चुअली समझना कैसे है। तो जब भी आप लोग ऐसे एफोरिज्म्स पढ़ते हैं या कोई भी आर्टिकल पढ़ते हैं, कोई किसी भी सब्जेक्ट का आप पढ़ रहे हो, जरूरी नहीं कि वो ऑर्गेनॉन ही हो, ऐसा कोई भी शब्द अगर बीच में आता है, ऑल्दो हो सकता है कि आपको उसका मीनिंग समझ में आ गया उस सेंटेंस का, लेकिन उसके उसके जो वर्ड्स हैं, अगर उनमें कोई एक ऐसा शब्द आ जाता है जिसका अर्थ हमको नहीं मालूम है, तो उस अर्थ को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जिस अर्थ को समझ रहे होते हैं, जो उसका मतलब हम जान रहे होते हैं, जो उससे मैच कर रहा होता है, एकदम उसका विपरीत होता है, उसका मीनिंग एकदम विपरीत होता है। हमको क्योंकि इसका सेंटेंस समझ में आ गया है, तो बस मान नहीं लेना है कि हाँ मुझे ही समझ में आ गया तो अब इसको देखना नहीं है, उसको उसको पकड़ लेना चाहिए उन शब्दों को। तो मेटरिक या टेलुरिक वो होता है जैसे अर्थक्वेक आ गया, जैसे मौसम में कोई बदलाव आ गया, जैसे बाढ़ आ गई, जैसे कोई सूखा हो गया, है ना। तो ये मेटरिक और टेलुरिक का मतलब होता है सॉइल, सॉइल रिलेटिंग टू एनवायरनमेंट। समझ में आया आप लोगों को? यस ओके सर। सर। तो हियर एंड देयर, तो जैसे अगर सूखा पड़ा है तो कुछ लोग यहाँ बीमार पड़ेंगे, कुछ लोग वहां बीमार पड़ेंगे। अगर लू चल रही है ना, तो कुछ लोग यहाँ बीमार पड़ेंगे, कुछ लोग वहां बीमार पड़ेंगे, ऐसे छिटपुट लोग बीमार पड़ेंगे, लेकिन एक साथ एक जगह पर सब लोग बीमार नहीं पड़ जाएंगे। ठीक है। बाय मीन्स ऑफ, or they are of such a kind as attack several persons at the same time here and there, यहाँ वहां छिटपुट हर जगह वो लोगों को अफेक्ट करेगा। ऐसे एक्यूट डिजीज को कहा जाता है स्पोराडिक डिजीज। बाय मीन्स ऑफ metoric or telluric influences and injurious agents, the susceptibility for being morbidly affected by which is possessed by only a few persons at one time। जैसे कुछ लोगों को अगर बहुत ज्यादा लू के बीच में अगर वो लोग रह रहे हैं, या कहीं अर्थक्वेक हो रहा है, या कहीं कुछ भी ऐसे एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, तो सारे के सारे लोग बीमार नहीं पड़ जाते। ऐसे ही लोग बीमार पड़ते हैं जिनकी उसको सहने की क्षमता पहले से ही कमजोर है, जो पहले से ही ससेप्टिबल हैं उससे इन्फ्लुएंस होने के लिए, वही लोग बीमार पड़ते हैं। by means of metoric or telluric and injurious agents, the susceptibility for being morbidly affected by which is possessed by only a few persons at one time। ठीक है। allied to these, बिल्कुल इसी तरीके का, इसी से जुड़ा हुआ होता है। allied to these are those diseases in which many persons are attacked with very similar sufferings from the same cause। एक ही source of infection है, या एक ही source है जिससे वो सब परेशान है, और एक ही तरह के सिम्टम्स सब लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, और एक साथ कई सारे लोगों को एक ही लोकेशन पर वो अफेक्ट करता है। इसको कहा जाता है एपिडेमिक डिजीज, जैसा आजकल कोरोना के लिए चल रहा है। जैसा इसके पहले एक सार्स नाम की बीमारी आई थी, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम आया था। जैसे आप लोगों को याद होगा, जो लोग गुजरात से हैं, सूरत में मैं जब छोटा था उस वक्त ARDS सर। सूरत में एक बार प्लेग काफी फैला हुआ था, आपको याद होगा। प्लेग के बारे में सुना है आप लोगों ने? सूरत में काफी फैला हुआ था। अब मुझे लगता है मैं शायद 5th 6th या हो सकता है उससे भी कम स्टैंडर्ड में रहा हूँगा, उस वक्त की बात है। तो सर मुझे ये सब चूहे क्या से होता? जी जी बोलिए, अंजलि जी मुझे बोलिए। चूहे से फैला था। हाँ जी। मैं चूहे से फैला था अभी प्लेग। जी जी, चूहे से फैला था वो। जी।
तो ऐसे डिजीज होते हैं, एक इंडिविजुअल, एक स्पोरैडिक और एक एपिडेमिक। इंडिविजुअल डिजीज एक व्यक्ति को ही असर करता है, स्पोरैडिक छिटपुट जगह पर एक दूसरे को उसका असर होता है, और एपिडेमिक एक ही जगह पर एक ही सोर्स ऑफ इन्फेक्शन से एक ही तरीके के सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है और ऐसी जगह पर करता है जहां बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो। These diseases generally become infectious, contagious. Contagious का मतलब होता है इन्फेक्शन। These diseases generally become infectious when they prevail among thickly congregated masses. Congregated यानी जहां पर लोग छोटे छोटे घरों में रह रहे हो। जैसे यहाँ मुंबई में इस वक्त एपिडेमिक सबसे ज्यादा आपको देखने को मिल रहा होगा। कोरोना का पूरा आप ऐसा कह सकते हो कि सेंटर पूरा उसका यही महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में है क्योंकि यहाँ पे मुंबई है। मुंबई में लोग छोटे छोटे घरों में रहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। इतने छोटे घर होते हैं। पैंडेमिक हो गया है ना? बिल्कुल पैंडेमिक हो गया है, पैंडेमिक हो गया है ये। तो ऐसे डिजीज को एपिडेमिक कहा ही जाता है। अब पैंडेमिक वो खाली शब्दों का हेर फेर है, वर्ल्ड वाइड हो गया इसलिए उसको पैंडेमिक कहते हैं, है तो वो एपिडेमिक ही, क्योंकि उसने एक कंट्री से दूसरे कंट्री का बॉर्डर क्रॉस कर लिया है। इट इज कॉल्ड एज पैंडेमिक। These diseases generally become infectious when they prevail among thickly congregated masses of human beings. Thence arise fevers in each instance of a peculiar nature, and because the case of disease have an identical origin, इनका origin identical होता है, they set up in all those they affect an identical morbid process. और जितने लोगों को ये affect करेंगे उतने लोगों के अंदर एक आइडेंटिकल मॉर्बिड प्रोसेस यानी एक आइडेंटिकल पैथोलॉजी या आइडेंटिकल सिम्टम्स वो लोग प्रोड्यूस करेंगे, which when left to itself, अगर उसको अकेले छोड़ दिया जाए बिना कोई मेडिसिन दिए, terminates in a moderate period of time in death or recovery. Terminates in a moderate period of time in death or recovery. अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना में अगर किसी को मेडिसिन ना दिया जाए, कोई अगर कोरोना पॉजिटिव है तो, और अगर उसको सिम्टम्स हैं तो या तो वो रिकवर हो जाएगा या तो वो उसकी डेथ हो जाएगी। अब ये डिपेंड करता है कि उसकी ससेप्टेबिलिटी कैसी है, उसका जो डिफेंसिव पावर है, उसका जो वाइटल फोर्स है, वो कितना फाइट बैक कर पाता है। यहाँ तक समझा? कोई डाउट है? स्पोरैडिक में कॉलरा टाइफाइड भी तो आ सकते हैं, पर्टिकुलर कम्युनिटी में फैला हुआ है। ये सब स्पोरैडिक में आते हैं, ये सब स्पोरैडिक में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। आगे कहते हैं, the calamities of war, inundations and famine are not infrequently their exciting causes and producers. Not infrequently शब्द देखो कैसा है। Not infrequently का मतलब क्या होता है? They are frequently, यानी ज्यादातर यही लोग, इन्हीं सब चीजों की वजह से यही लोग एक्साइट करते हैं। The calamities of war, inundations and famine are not infrequently their exciting causes and producers. Sometimes they are peculiar acute miasms. Sometimes they are peculiar acute miasms which recur in the same manner. Sometimes they are peculiar acute miasms which recur in the same manner, hence known by some traditional name, which either attack persons but once in a lifetime, जैसे कि smallpox, as the smallpox, measles, whooping cough, the ancient smooth bright red scarlet fever of Sydenham, the mumps, etc., are such as recur frequently in pretty much the same manner. The plague of Levant, the yellow fever of the sea coast, the Asiatic cholera, etc. तो कुछ हमेशा केवल इसकी वजह से ही नहीं आते डिजीज कि कहीं सूखा हो गया, बाढ़ हो गई या कुछ वॉर वगैरह हो गया। कई बार वो एक्यूट माइजम्स की वजह से भी आते हैं, जैसे कि
और वो बार बार रिपीट होते हैं, जैसे कि स्मॉल पॉक्स, जैसे कि अभी इस वक्त चिकन पॉक्स चल रहा है, स्मॉल पॉक्स तो कम्प्लीटली रेडिकेट हो चुका है, जैसे कि हुपिंग कॉफ, जैसे कि क्या ये, जैसे कि मम्स, जैसे कि मीजल्स। तो ये सारे डिजीजेस एक्यूट माइजम्स की वजह से आते हैं। अब ये माइजम्स वाला टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हम जब फिलोसफी में आएंगे तब हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम ये समझ चुके हैं कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्यूट डिजीज, एक तो है इंडिविजुअल, एक है स्पोरेडिक और एक है एपिडेमिक। ठीक है। दी होम्योपैथिक फिजिशियन आगे वो कहते हैं कि हमको इन डिजीजेस के जो नाम है इनसे हमको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारा काम डिजीजेस के नाम के ऊपर सिलेक्शन करना नहीं है। हमारा क्या काम है? द होम्योपैथिक फिजिशियन who does not entertain the foregone conclusions devised by ordinary schools। जो ये ऑर्डिनरी स्कूल्स ने, यानी जो एलोपैथिक सिस्टम ने जो पहले से ही एक प्रोटोकॉल बना के रखा है कि अगर ये सेट ऑफ सिम्टम्स आए तो इस तरीके से इलाज किया जाएगा, हम वैसा नहीं करते। हम पहले से ही कंक्लूजन नहीं बनाते, हम प्रिजुडाइज नहीं रहते। हम क्या करते? द होम्योपैथिक फिजिशियन who does not entertain the foregone conclusions devised by the ordinary school, who have fixed upon a few names of such fevers, जिन्होंने ऐसी बीमारियों के लिए कुछ नाम दे दिया है। Besides which, अब उनको ऐसा लगता है कि इन लोगों ने कुछ नाम दे दिया है डिजीज को तो यही बीमारी वापस आएगा। Besides which, mighty nature dare not produce any other so as to admit of their treating these diseases according to some fixed method। तो अब जो ये एलोपैथिक लोगों ने जो नाम दे दिया अलग अलग बीमारियों को कि अगर ये सेट ऑफ सिम्टम्स हैं तो इस बीमारी का नाम ये है और इसका इलाज इस तरीके से होगा, तो ये ऐसा कर रहे हैं जैसे कि नेचर कभी डेयर नहीं कर सकता, नेचर के अंदर इतनी हिम्मत नहीं को कोई और तरीके के सेट ऑफ सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सके। तो होम्योपैथिक फिजिशियन क्या करता है? वो इस तरीके के मेथड्स को फॉलो नहीं करता है, ऐसे फिक्स्ड मेथड नहीं करता, वो इंडिविजुअलाइज करता है। The homeopathic physician does not acknowledge the names gall fever। गोवाल का मतलब क्या है? गोवाल, गोवाल का मतलब क्या है? इसके अंदर ये जो गोवाल लिखा हुआ है इसका थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है। इट इज एक्चुअली गाउल, GAOL, गाउल। इट इज नॉट गोल। तो होम्योपैथिक फिजिशियन डज नॉट एक्नॉलेज द नेम्स गाउल फीवर। गाउल का मतलब होता है, गाउल का मतलब होता है जेल की तरह उसको बंद कर देना, जेल की तरह उसको बंद कर देना। कुछ एक नामों को बंद कर दिया गया है। एक सेकंड ना जरा। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। यस सर। यस सर। तो मैं ये बता रहा था कि हमारा काम एक फिक्स्ड मेथड पर काम करना नहीं, हम इंडिविजुअलाइज करते हैं। तो हर व्यक्ति अलग अलग होता है, हर व्यक्ति के अंदर उसके कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। और हमको हम उनको एक्नॉलेज नहीं कर सकते कि ये सेट ऑफ सिम्टम्स अगर हैं तो इसका ट्रीटमेंट ऐसा ही होगा। होम्योपैथिक फिजिशियन डज नॉट एक्नॉलेज द नेम्स गाउल फीवर। गाउल का मतलब मैंने बताया, जैसे जेल में बंद करते हैं, जैसे किसी को प्रिजन में बंद कर देते हैं। तो सिम्टम्स को हमको किसी एक दायरे में बांधना नहीं है। जैसे जेल में हम किसी अपराधी को बंद कर देते हैं तो हमको लगता है हमने उसको एक दायरे में बांध दिया होता है, वैसे सारे सिम्टम्स को या किसी डिजीज को किसी एक दायरे में नहीं बांधना है। बिलियस फीवर, टाइफस फीवर, प्यूट्रिड फीवर, नर्वस फीवर और म्यूकस फीवर, इस तरीके के किसी भी तरीके से हमको सिम्टम्स को बांधना नहीं है। क्या कहते हैं,
एक उसका दायरा तैयार नहीं करना है कि बस ये सेट ऑफ सिम्टम्स है तो ये डायग्नोसिस है, और ये डायग्नोसिस है तो इसी तरीके का फिक्स्ड मेथोडोलॉजी होगा, फिक्स्ड मेथड होगा ट्रीटमेंट का, but treats them each according to their several peculiarities. क्या है? But treats them each according to their several peculiarities. For example, मैं आप लोगों को एक बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि क्या डायग्नोसिस इम्पोर्टेंट है या नहीं है? Yes, sir. है. प्रोग्नोसिस के लिए इम्पोर्टेंट है। डायग्नोसिस Yes, किसके sir, लिए इम्पोर्टेंट है? प्रोग्नोसिस प्रोग्नोसिस के लिए। और Disease is curable or not? disease is Curable or disease is curable or not? Of course. हमको पता लगता है कि ये तो वही हो गया, प्रोग्नोसिस ही हो गया। फिर और सर मेंटेनेंस के लिए Course कि of क्या disease. डाइट लेनी चाहिए या किस हिसाब से? डायग्नोसिस इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो हमको गाइड कर सकता है। वो हमको, जैसे कि अभी आपने बताया कि ये प्रोग्नोसिस में जज करने के लिए काम आता है कि ये डिजीज क्योरेबल है या नहीं है, तो आप पेशेंट को बता सकते हो कि ये क्योरेबल है या नहीं है। डायग्नोसिस हमको मेडिको लीगल चीजों में काम आता है। मेडिको लीगल यानी अगर हमको किसी का मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है, किसी का डेथ सर्टिफिकेट बनाना है, किसी का कोई लीव सर्टिफिकेट साइन करना है, कहीं कोर्ट ऑफ लॉ में आपको अगर वहाँ पे गवाही देनी है, कहीं किसी भी तरीके का कोई लीगल डॉक्यूमेंट अगर आपको तैयार करना है, तो वहां पर डायग्नोसिस आपका हेल्प करता है। फिर ये डायग्नोसिस आपको डाइट मैनेजमेंट करने में भी हेल्प करता है। अगर हमको पता है कि किसी को शुगर है या किसी को डायबिटीज है, तो हम उसके डाइट में से ऐसे शुगर्स को हटा सकते हैं जो उसके क्योर में बाधा उत्पन्न कर सकता है ना। अब याद है वो एफोरिज्म जिसमें कहा गया था कि वी आर प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। अगर हमको पता है कि क्या ऑब्स्टेकल्स हैं क्योर में और हम उसको कैसे हटा सकते हैं, तो हम उसके डाइट को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। अगर हमको एक्सरसाइज, अगर हम उसको ये पता है कि उसका डायग्नोसिस क्या है, तो हम उसको प्रॉपर एक्सरसाइज, ऐसे एक्सरसाइजेस हम उसको सजेस्ट कर सकते हैं जो उसको बेनिफिट दें। हम उसको कुछ इस तरीके के एडवाइस दे सकते हैं, जैसे कुछ होम रेमेडीज होते हैं, हम उसकी एडवाइस उसको दे सकते हैं। हमको अगर उसका डायग्नोसिस पता है तो उसको जनरल मैनेजमेंट क्या करना चाहिए, है ना, वो जनरल मैनेजमेंट हमको मालूम पड़ सकता है। तो डायग्नोसिस कहीं जगह पर हम इम्पोर्टेंट हो जाता है। इनफैक्ट एक चीज और सच है कि डायग्नोसिस हमको सीट ऑफ द डिजीज या पैथोलॉजिकल प्रोसेस, वो जो मॉर्बिड प्रोसेस जो बॉडी में चल रहा है, उसके बारे में भी एक अच्छा खासा इंफॉर्मेशन हमको वो दे देता है, जिससे कि हम सीट ऑफ द डिजीज यानी क्या स्फीयर ऑफ एक्शन है उस डिजीज का, वो हम जान पाते हैं। ठीक है, तो डायग्नोसिस वहां पर इंपॉर्टेंट जरूर है, लेकिन डायग्नोसिस किसी भी तरीके से आपको रेमेडी सिलेक्शन में हेल्प नहीं करता। किसी भी तरीके से आपको ट्रीटमेंट का एक प्रोटोकॉल तय करने में कभी भी वो हेल्प नहीं करता। एज अ होम्योपैथिक फिजिशियन आपको वो कभी हेल्प नहीं करेगा कि ये डायग्नोसिस है तो यही ट्रीटमेंट होगा। कोई भी मेडिसिन हो सकती है। कोई डाउट है इसमें? हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए। तो सर डायग्नोसिस की जैसे अगर पैथोलॉजी ज़्यादा इंक्लूडेड है तो वो अपने पोटेंसी में भी तो थोड़ा बहुत वेरिएबल सिलेक्शन में हेल्प करेगा ना, मतलब इन केस। बिल्कुल, डायग्नोसिस आपको पोटेंशियल में हेल्प करता है। डायग्नोसिस आपको केस एनालिसिस करने में हेल्प करता है। डायग्नोसिस आपको उस सिम्टम को जज करने में, जब आप इवैल्यूएट करते हैं तो इवैल्यूएशन में हेल्प करता है कि